सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। मैंने इंस्टा पर भी अपनी आईडी बना ली है, लवनीश सर की क्लास _22। आप चाहें तो इसको भी फॉलो करके जो रोज़ की नई अपडेटेड वीडियोस हैं उनको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको बता दें, इस पार्ट का मैंने पूरे पार्ट का वीडियो भी बना रखा है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप उस पूरे लेसन को देखिए और इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 29, जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और यह भी पिछली वर्कशीट की ही कंटिन्यूशन वर्कशीट है। इसमें हम सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र विषय के पाठ नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में समझ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन क्या है। हमने पिछली वर्कशीट में भी थोड़ी सी इसके बारे में बात की थी और आज भी हम इसका मतलब समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 2 से 3 दशकों में अधिक से अधिक MNC तो याद है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया भर के स्थानों की तलाश में हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते होंगे। और हमने ये भी पढ़ा कि वो ऐसे ही जगहों की तलाश करती हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश बढ़ रहा है। विदेशी निवेश के बारे में भी हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा। साथ ही इन देशों के बीच विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। अधिक से अधिक विदेशी निवेश और अधिक से अधिक विदेशी व्यापार का परिणाम है विभिन्न देशों के उत्पादनों और बाजारों का एकीकरण। तो देखा आपने कि किस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में अपने विदेशी निवेश को बढ़ा रही हैं और इसके कारण क्या हो रहा है, विदेश व्यापार में भी वृद्धि हो रही है। इसलिए ये अधिक से अधिक विदेशी निवेश और विदेश व्यापार का ही ये एक परिणाम है कि आज दुनिया के बाज़ारों का एकीकरण हो रहा है, दुनिया के बीच आपसी संबंध भी बढ़ रहे हैं। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया का नाम ही वैश्वीकरण है। समझ में आया कि हम दूसरों से जैसे जैसे संबंध स्थापित कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे बाज़ारों के बीच में भी संबंध स्थापित हो रहा है और ये एकीकरण की प्रक्रिया और तेज़ होती जा रही है। इसी प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कहते हैं, यानी दूसरों से संबंध बनाना और उनसे जुड़ना। MNCs या बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं और इस वैश्वीकरण में जो सबसे मेन माध्यम है, जो सबसे मुख्य माध्यम है, वो ये MNC या बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। अब आप देखिए कि इस ग्लोबलाइजेशन, इस वैश्वीकरण के कारण ही बहुत सारे देशों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है और इसके साथ साथ उनकी टेक्नोलॉजी भी हमें मिल रही है और हमारी टेक्नोलॉजी उन्हें मिल रही है। दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशक पहले की तुलना में अब एक दूसरे के निकट संपर्क में बहुत अधिक हैं और इनके अलावा देशों के बीच लोगों की आवाजाही भी हुई है। तो आपने देखा ना कि पहले की तुलना में अब प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास इतना तेज़ी से हो रहा है कि अब पहले की तुलना में देश अब ज़्यादा निकट संपर्क में आ रहे हैं। अब हमें अमेरिका में जाना या उनसे बात करना या वहाँ से व्यवसाय करना या इसी तरह जापान से व्यवसाय करना बहुत ही आसान हो गया है। और इसके अलावा जिन देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं वहाँ पर लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है। इससे भी लोगों को, देशों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। यही तो ग्लोबलाइजेशन है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इन देशों के बीच में, विभिन्न देशों के बीच में संबंध इतनी तेज़ी से बढ़ कैसे रहे हैं, यानी इस वैश्वीकरण को संभव कैसे बनाया गया। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसने इस वैश्वीकरण को इतना बड़े स्तर पर संभव बनाने के प्रयास किए हैं। उसमें सबसे पहली बात हम करते हैं प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी या तकनीक। तो सबसे पहले है परिवहन प्रौद्योगिकी। परिवहन प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार।
इसने कम लागत में लंबी दूरी की वस्तुओं को तेजी से आपूर्ति संभव की है। यानी अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है और इतनी अच्छी हो गई है कि हम कम लागत पर ही लंबी दूरी पर भी अपने सामान की आपूर्ति बहुत ही आराम से और जो है कम दामों पर कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा हुआ हमें परिवहन प्रौद्योगिकी में सुधार का। फिर है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार ने पूरे देश में सेवाओं के उत्पादन को फैलाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। अब आप देखिए, आप घर बैठे बैठे ही किसी भी विदेश में किसी भी सेवा के लिए संपर्क कर सकते हैं, उन्हें अपना माल बनाने के लिए कह सकते हैं, या वो लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए, मोबाइल फ़ोन के जरिए। इस तरह से पूरे देश में जो अब उत्पादन हो रहा है वो बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, सिर्फ किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने इसे और ज़्यादा फैलाने में मदद की है। फिर जैसा कि अभी हमने ऊपर भी बात की, दूर संचार सुविधाएं, टेलीग्राफ, मोबाइल फ़ोन, फैक्स सहित टेलीफोन, इसका उपयोग दुनिया भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूर दराज के क्षेत्रों से संचार करने के लिए किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। और अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फैलती जा रही है, आप आए दिन सुनते हैं कि भारत ने नए नए उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए। इनसे क्या फ़ायदा हो रहा है? जितनी भी हमारी दूर संचार सेवाएं हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, फैक्स हो गया, इंटरनेट हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रही है और इसके ज़रिए हम तुरंत ही कोई भी सूचना को प्राप्त कर लेते हैं और अपनी सूचना किसी दूसरे को दे देते हैं। तभी तो आपने देखा होगा न्यूज़ में कहीं की भी, बिल्कुल कहीं दूर वाला इलाका भी होगा, उसकी खबर भी आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। फिर दूसरा कारक है विदेश व्यापार और विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण। इसने भी बहुत हद तक वैश्वीकरण को संभव बनाया है। ये होता क्या है? सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं और प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। यानी सीधी सीधी सी बात है, अगर जो भी आपके व्यापार में कुछ बाधाएं आ रही हैं आपको व्यापार करने में, अगर सरकार उसको हटा देती है तो इसको हम उदारीकरण कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे चीज़ों पर से आयात कर को हटा देना, या फिर बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं उन पर आयात कर लगा के आपके बिजनेस को और अच्छे से फैलने में मदद करना, ये उदारीकरण कहलाता है। फिर है आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। विदेशी व्यापार के व्यापार में वृद्धि या फिर कमी के लिए व्यापार अवरोधों का उपयोग किया जा सकता है, और यह तय करने के लिए कि किस प्रकार का माल और कितना प्रत्येक देश में आना चाहिए। अब आजकल की स्थिति में इसे बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि आपने देखा होगा कि चीन से आने वाले बहुत सारे मालों पर हमारी भारत सरकार ने रोक लगा दी है, ताकि हमारे यहाँ के भारतीय व्यवसाय को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि अभी अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली उन्होंने खिलौना व्यापार के जो जितने भी निर्माता हैं उनको एक मोटिवेशन दिया और बाहर से आने वाली चीज़ों पर अब वो धीरे धीरे रोक लगा रहे हैं, ताकि यहाँ के व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने का मौका मिले। ये आयात कर लगा देना, उन चीज़ों पर आयात कर लगा दिया गया जिससे वो चीज़ें तो महंगी हो जाएंगी और अपने देश में उसी क्वालिटी की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। इसे हम व्यापार अवरोधक कहते हैं। आयात कर को हम व्यापार अवरोधक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को जो सरकार ने हमारे व्यवसायियों की मदद की, निर्माताओं की मदद की, इसे हम उदारीकरण कहते हैं। सरकार उन वस्तुओं की संख्या पर भी एक सीमा लगा सकती है जिन्हें आयात किया जा सकता है, और इसे हम कोटा के नाम से जानते हैं। यानी सरकार कोटा डिसाइड कर देती है कि आप विदेशों से किसी माल को कितनी संख्या में मंगा सकते हैं। फिर भारत सरकार ने आज़ादी के बाद देश के भीतर उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में व्यापार अवरोध लगाए थे, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हम इतने ज़्यादा तो आत्मनिर्भर थे नहीं, तो इसलिए हमारे देश के व्यवसायियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उन्हें एक तरह से खड़ा करने के लिए भारत सरकार ने ये व्यापार अवरोध लगाए। लेकिन 1991 के आसपास
जब नई आर्थिक नीति आई तब सरकार ने ये निर्णय लिया कि भारतीय उत्पादकों के लिए दुनिया भर के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अब समय आ गया है, ताकि हम भी अपने उत्पाद को दूसरे देशों में पहुंचा सकें। वस्तुओं को अब आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता था। आयात का मतलब बाहर से मंगवाना और निर्यात का मतलब अपनी वस्तुओं को बाहर देश में बेचना, और विदेशी कंपनियां यहां अपने कारखाने और कार्यालय स्थापित कर सकती थीं। यानी एमएनसी को विदेशों को पूरा मौका दिया गया, हमारी अर्थव्यवस्था को मुक्त अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था बनाया गया, जिससे कोई भी देश आके हमारे देश में अपना विदेशी निवेश कर सकता है और अपनी कंपनी लगा सकता है। व्यवसायों को अब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति है कि वे क्या आयात और क्या निर्यात करना चाहते हैं। तो ये भी उदारीकरण का ही एक उदाहरण है कि अब सरकार ने 1991 के बाद से ये व्यवसायियों को अधिकार दे दिया कि आप कुछ भी चीज़ बाहर से मंगवा सकते हैं और कुछ भी चीज़ अपने उत्पादन की बाहर बेच सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं, इसमें एक और भी कारक है जो है विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम इंग्लिश में WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसकी भूमिका ने भी वैश्वीकरण को काफ़ी हद तक संभव बनाया है। विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, यानी सब देशों के साथ व्यापार कर सकें, कोई भी देश अपने यहाँ पर किसी को भी व्यापार करने से रोक ना सके। फिर इस WTO या विश्व व्यापार संगठन के दो कार्य हैं। पहला, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में नियम स्थापित करता है, यानी वो नियम बनाता है और ये भी देखता है कि इन नियमों का पालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। ये WTO के दो कार्य हैं जो कि पेपर में अवश्य आते हैं। फिर हालांकि विश्व व्यापार संगठन सभी को मुक्त व्यापार करने की अनुमति देता है, लेकिन व्यवहार में ये देखा जाता है, रियलिटी में ये देखा जाता है कि विकसित देशों ने व्यापार अवरोधकों को गलत तरीके से बरकरार रखा है। यानी कई जो बड़े बड़े स्थापित देश हैं, विकसित देश हैं, उन्होंने आज भी जो छोटे देशों से वो माल खरीदते हैं उस पर व्यापार अवरोधक लगा रखा है, ताकि वहाँ के लोग उन्हीं के देश में बनी हुई चीज़ों को खरीदें, लेकिन वो अपने देश में बनी हुई चीज़ों को बेबाक तरीके से, मुक्त तरीके से बेचते रहते हैं। तो ये भी विश्व व्यापार संगठन को देखना होगा। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर और इन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशकों पहले की अपेक्षा अब एक दूसरे के निकट संपर्क में हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ और कैसे संभव हो पाया? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि प्रौद्योगिकी के कारण ही दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशकों पहले की अपेक्षा अब एक दूसरे के निकट संपर्क में हैं। और इसमें जो तीनों पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, परिवहन प्रौद्योगिकी में तेज़ी से सुधार, उसके बारे में भी लिखना है। फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में तेज़ी से सुधार, इसके बारे में पूरा लिखना है। और फिर दूर संचार सुविधाओं का उपयोग दुनिया भर में, इसके बारे में भी पूरा लिखना है। यही इसका आंसर है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अवरोधक लगाए। 1991 के आसपास इन अवरोधकों को हटाने का फैसला क्यों किया गया? भारतीय ग्राहकों को इस नीति परिवर्तन से होने वाले किन्हीं 2 लाभों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है कि भारत सरकार ने आज़ादी के बाद देश के भीतर उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में व्यापार अवरोध लगाए थे। बिल्कुल सही बात। 1991 के आसपास सरकार ने निर्णय लिया कि भारतीय उत्पादकों के लिए दुनिया भर के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। तो इस नीति से भारतीय ग्राहकों को क्या लाभ मिला कि किसी भी देश की वस्तु अपने देश के बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना, और दूसरा प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता के कारण वस्तुएं सस्ते दाम और अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध होना। तो ये फायदा हमारे भारतीय ग्राहकों को इससे मिला। अब तीसरा प्रश्न जो कि अनुप्रयोग पर आधारित है, यानी केस स्टडी पर आधारित है। वृंदा एक आयातित टॉय ट्रेन खरीदना चाहती है, मतलब बाहर विदेशी कंपनी की कोई वो टॉय ट्रेन खरीदना चाहती है जिसकी कीमत 300 रुपये है। बिल्कुल वैसी ही समान गुणों वाली एक अच्छी गुणवत्ता की टॉय ट्रेन भारत में 350 रुपये में उपलब्ध है। भारत सरकार आयातित खिलौनों पर 60% कर लगा देती है। तो आशातीत रूप से वृंदा अब कौन सा खिलौना खरीदेगी और क्यों? आपको क्या लगता है कि उसके इस कदम से भारतीय खिलौना निर्माताओं को क्या मदद मिलेगी? तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे विदेशी यानी आयातित खिलौने की कीमत तो 300 रुपये है, और यदि भारत सरकार इस पर 60% कर लगा देती है तो अब इसकी कीमत 300 + 180, क्योंकि 300 का 60% 180 रुपये होता है, तो टोटल कीमत हो जाएगी 480 रुपये। और समान गुणों वाली भारतीय ट्रेन
के जो खिलौने की कीमत है वो रहेगी 350 रुपये। तो वृंदा तो फिर भारतीय खिलौने को ही खरीदेगी, और आप भी उसकी जगह होते तो आप भी ऐसा ही करते। तो इससे भारतीय खिलौने निर्माताओं को बहुत मदद मिलेगी। जैसे पहला नंबर पॉइंट, भारतीय खिलौना निर्माता अब बड़े स्तर पर खिलौना निर्माण कर पाएंगे। दूसरा, इससे इन कंपनियों में रोजगार बढ़ेंगे। तीसरा, अब वे अपने खिलौनों के निर्माण में नई तकनीक का प्रयोग करके भी उसे और बढ़िया बनाएंगे, जिससे विदेशों में बेच पाएं, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। गौरंग एक युवा है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मणिपुर में अपने छोटे से गांव में लौटता है। वह पाता है कि आदिवासियों द्वारा बनाए गए सुंदर अद्वितीय टोकरियों की शहरों में बहुत ज़्यादा भारी मांग है। वह आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके टोकरियों का एक लाभदायक व्यवसाय अपने आदिवासी समुदाय के साथियों के लिए कैसे शुरू कर सकता है। तो गौरांग आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने आदिवासी समुदाय के साथियों के लिए बहुत आराम से वहीं रहकर अपना व्यवसाय कर सकता है। जैसे नंबर 1, आजकल बहुत सी इंटरनेट साइटें जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और शॉपक्लूज आदि के साथ जुड़कर वह ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकता है। नंबर 2, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट पर अपने घर से ही ऑर्डर प्राप्त करके भी उनकी आपूर्ति करवा सकता है। फिर तीसरा, नई नई तकनीक के द्वारा टोकरियों को और सुंदर बनवाकर उनका निर्यात भी कर सकता है। तो वह इस तरह से वहीं रहकर एक लाभदायक व्यवसाय को शुरू कर सकता है। तो ये थी आज की वर्कशीट, और मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर पढ़ते रहिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं अवश्य होंगी। शुक्रिया, धन्यवाद।